नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा टिप्स विद अवी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया की बीमारी किन कारणों से होती है, क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए निमोनिया से बचने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निमोनिया मुख्यतः फेफड़ों या लंग्स में होने वाला संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों के द्वारा होता है। निमोनिया का संक्रमण एक फेफड़े या दोनों फेफड़ों में एक साथ हो सकता है। निमोनिया का संक्रमण होने पर फेफड़ों में सूजन आ जाती है। फेफड़ों में एयर सैक्स होते हैं। इन एयर सैक्स में बलगम भर जाता है या फिर पानी भर जाता है। निमोनिया का संक्रमण कम खतरनाक या बहुत अधिक घातक स्तर का भी हो सकता है, परंतु यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का संक्रमण है, यानी कि संक्रमण बैक्टीरिया द्वारा हुआ है या वायरस द्वारा हुआ है या फिर फंगस द्वारा हुआ है। मरीज की उम्र और मरीज के स्वास्थ्य के ऊपर भी निमोनिया का संक्रमण निर्भर करता है। निमोनिया को समझने के लिए फेफड़ों की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। फेफड़ों का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना होता है। यह पूर्ण प्रक्रिया जब सांस लेने के साथ होती है। अगर हम 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं तो हम स्वस्थ हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा थ्रोट से होते हुए ट्रैकिया तक पहुंचती है। ट्रैकिया हवा को 2 भागों में बांटकर ब्रोंकियल ट्यूब तक पहुंचाती है। एक ब्रोंकियल ट्यूब बाएं फेफड़े में खुलती है और दूसरी ब्रोंकियल ट्यूब दाहिने फेफड़े में खुलती है। फेफड़ों के सही कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि सांस को अंदर लेते समय सभी एयरवेज पूर्ण रूप से खुले होने चाहिए। फेफड़ों में सूजन और बलगम के कारण हवा फेफड़ों में सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है, जिसके कारण मरीज को लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और थकान का अनुभव करने लगता है। निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस या फंगस तीनों से ही फैलता है। निमोनिया के शरीर में फैलने के कारण इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संक्रमित हुआ है और संक्रमित होने का स्थान क्या है। निमोनिया के संक्रमण को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। यह संक्रमण बहुत ही आम होता है और बहुत आसानी से लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस प्रकार का संक्रमण अधिकांशतः ऐसे लोगों को होता है जो कि किसी हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं या हॉस्पिटल में भर्ती किसी मरीज के आसपास जाते हैं। यह संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या फंगस तीनों से ही हो सकता है। बैक्टीरिया की और भी प्रजातियां हैं जिनसे निमोनिया होता है। उसमें मुख्य है माइकोप्लाज्मा निमोनी। माइकोप्लाज्मा निमोनी से होने वाले निमोनिया को वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। इसे वॉकिंग निमोनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बेड रेस्ट या हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं। बैक्टीरिया की एक और प्रजाति क्लेमाइडा निमोनियाई भी निमोनिया कॉज करती है। इससे होने वाले निमोनिया को क्लेमाइडिया निमोनिया कहते हैं। क्लेमाइडिया निमोनिया में मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमित होता है। लेजियोनेला निमोनियाई भी बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जिससे निमोनिया होता है। इससे होने वाले इन्फेक्शन को लेजियोनेरिस नामक बीमारी होती है। लेजियोनेरिस में एटिपिकल निमोनिया होता है और यह इन्फेक्शन शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। निमोनिया फैलने का दूसरा मुख्य कारण वायरस है। किसी भी प्रकार के वायरस से रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस से होने वाले फ्लू और कोल्ड अधिक समय तक रहने पर निमोनिया हो सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा
होने वाले निमोनिया के लक्षण लगभग समान होते हैं। वायरल निमोनिया के लक्षण कम घातक होते हैं तथा यह 1 से 3 हफ्तों में सही उपचार लेने पर सही हो जाता है। तीसरा प्रमुख कारण निमोनिया फैलने का फंगस है। यह संक्रमण भारत में कम पाया जाता है। इस तरह के होने वाले संक्रमण का एक उदाहरण है वैली फीवर। मुख्य रूप से यह फंगस की 3 प्रजातियों द्वारा होता है। पहला है नियोमोसाइटिस जेरोवैसी, दूसरा है क्रिप्टोकोकस स्पीसीज और तीसरा है हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीसीज के अंतर्गत आने वाले सभी फंगस निमोनिया कॉज करते हैं। निमोनिया संक्रमण फैलने का दूसरा प्रकार है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में किसी दूसरी बीमारी के कारण भर्ती हैं, उनमें निमोनिया संक्रमण बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस प्रकार होने वाला संक्रमण ज़्यादा घातक होता है क्योंकि मरीज पहले से ही बीमार होता है और एंटीबायोटिक दवाएं भी ज़्यादा असरदार नहीं हो पाती हैं। बैक्टीरिया समय के साथ एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्ट यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और उनके असर को कम करते हैं, जिसके कारण निमोनिया का इलाज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज से यह ड्रग रेजिस्ट बैक्टीरिया और लोगों में भी फैलते हैं, जिसके कारण निमोनिया का इलाज करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पे हैं, उनसे इस तरह का संक्रमण फैलने की अधिक आशंका होती है। निमोनिया फैलने का तीसरा कारण है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में लंबे समय से एडमिट हैं और उनके पास कोई और निमोनिया का मरीज भर्ती हो जाता है, तो इस स्थिति में उनमें निमोनिया के संक्रमण का चांस बढ़ जाता है। निमोनिया संक्रमण का चौथा कारण है एस्पिरेशन निमोनिया। जब हम कोई सॉलिड फूड, सलाइवा या लार, पानी या वॉमिट होने पर ट्रैकिया से होते हुए वह पदार्थ लंग्स में चला जाता है और वह कफ के साथ फेफड़ों से बाहर नहीं आता है, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है और उसके बाद उसमें निमोनिया उत्पन्न होने लगता है। निमोनिया के लक्षणों की बात करें तो निमोनिया के लक्षण कम घातक भी हो सकते हैं और बहुत अधिक जानलेवा भी हो सकते हैं। निमोनिया के लक्षण इस बात पे डिपेंड करता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपकी उम्र क्या है और आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले निमोनिया के लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं या फिर अचानक से भी दिख सकते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें हाई ग्रेड फीवर यानी कि बुखार लगभग 105 डिग्री तक पहुंच जाता है, फटीग टायर्डनेस होती है यानी थकान का अनुभव होता है, ट्रबल ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, मरीज तेज तेज सांसें लेगा या फिर उसकी सांसें फूलने लगेंगी, पसीना होगा, ठंड लगेगी, कफ के साथ में म्यूकस आना जिसका रंग हरा हो सकता है और साथ ही कफ में ब्लड आना भी इसके लक्षण हैं। सीने में दर्द या पेट में दर्द ये भी हो सकता है। यह अधिकतर तब होता है जब हम खांसते हैं या तेज़ सांसें लेते हैं। भूख का ना लगना, कंफ्यूज मेंटल स्टेट, यह तब होता है जब मरीज की उम्र ज़्यादा होती है। वायरल निमोनिया की सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम में बुखार आना, सूखी खांसी होना, सर में दर्द होना, गले में खराश, भूख ना लगना, मसल पेन और कमजोरी महसूस होती है। एडिशनल सिम्टम्स की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, म्यूकस के साथ कफ आ सकता है और सांस भी फूल सकती है। बच्चों में निमोनिया के सिम्टम्स की बात करें तो निमोनिया के सिम्टम बच्चों की उम्र के साथ वैरी करते हैं। निमोनिया के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है, किसके द्वारा उसको इन्फेक्शन हुआ है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जनरली बच्चों में ठंड के साथ बुखार आना, डिस्कम्फर्ट महसूस होना, पसीना होना, खांसी आना और तेज तेज सांस लेना, जिसे हम आम भाषा में पसली चलना कहते हैं, ये हो सकते हैं। बच्चों में जब सांस लेने की दिक्कत होती है तो उसे हम कई लक्षणों से पता कर सकते हैं, जिनमें पहला है
नॉस्ट्रिल का चौड़ा हो जाना जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चेस्ट का इनवर्ड मूवमेंट या जिसे हम आम भाषा में पसली चलना भी कहते हैं। दूसरा है सांस लेते वक्त घरघराहट की आवाज़ आना। सीने में दर्द होना यह मुख्यतः तभी होता है जब हम खांसते हैं या फिर तेज तेज सांस लेते हैं। ओठों नाखूनों का नीला पड़ना यह अधिकतर तभी होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। भूख का कम लगना, उल्टी होना और थकान महसूस होना भी इसके लक्षण हैं। नवजात शिशुओं में निमोनिया के लक्षण की बात करें तो खांसी आना, बुखार आना, मुश्किल से फीड करना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेते वक्त आवाज़ आना, घरघराहट की आवाज़ आना, कभी कभी सोते समय अचानक सांस का रुक जाना, कम मात्रा में यूरिन करना, यूरिन का कलर पीला होना, आवश्यकता से अधिक बच्चों का रोना भी इसके लक्षण हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी उम्र 65 साल पूरी कर ली है या उससे ऊपर हैं, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, उनमें निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अधिक उम्र के व्यक्ति में उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण उनका शरीर निमोनिया से लड़ने में कम सक्षम होता है। इसी तरह बच्चों में भी उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज पे होता है और फुल स्ट्रेंथ पे ना होने के कारण उनके अंदर इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो ऐसे लोग जिनकी हेल्थ की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उनके अंदर भी निमोनिया का संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कीमोथेरेपी हो रही हो या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या ऐसा मरीज जो HIV या एड्स से पीड़ित हो, उनके अंदर निमोनिया के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि लम्प्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या फिर आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी मेडिसिन वो ले रहे हैं, तो ये मेडिसिन शरीर में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं या कम करती हैं, उसके असर को कम करने लगती हैं, जिसकी वजह से निमोनिया का इन्फेक्शन होने का चांस शरीर में बढ़ जाता है। व्यक्ति जिनको हार्ट या लंग्स में प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी निमोनिया संक्रमण के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसी बीमारी जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, इंटेस्टाइनल निमोनिया आदि डिजीज़ हैं, या फिर उनके अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों में निमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं होती हैं और उन्हें कोई भी चीज़ निगलने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों में भी निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों में होने वाली निमोनिया को एस्पिरेशन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें डिमेंटिया, पार्किंसन डिजीज़ या स्ट्रोक की दिक्कत पहले हो चुकी है, उनके अंदर निमोनिया संक्रमण होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल में या ICU में एडमिट होते हैं, उनके अंदर निमोनिया संक्रमण होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय तक बेड पर लेटे रहते हैं, जिसके कारण उनके लंग्स में फ्लूइड्स का जमा होना, म्यूकस का जमा होना या बैक्टीरियल जर्म्स उनके लंग्स में इकट्ठा होने की वजह से निमोनिया संक्रमण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके अंदर निमोनिया संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि स्मोकिंग करने से लंग्स के टिश्यू डैमेज होते हैं और अल्कोहल का सेवन करने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से निमोनिया का संक्रमण आसानी से हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी निमोनिया के संक्रमण का आशंका ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि शरीर का इम्यून सिस्टम पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है। यह इस वजह से होता है कि महिला का पूरा शरीर बच्चे की ग्रोथ के लिए कार्य करता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो निमोनिया की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज या सांस लेने में परेशानी होना।
निमोनिया की वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर ऐसे पेशेंट जो पहले से ही किसी लंग डिसऑर्डर यानी कि सीओपीडी या अस्थमा की वजह से ग्रसित हैं। उनके अंदर सांस लेने में और परेशानी होने लगती है। ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रखा जाता है और जिन मरीजों की अवस्था ज़्यादा खराब होती है उन्हें वेंटिलेटर मशीन पे भी रखना पड़ सकता है। निमोनिया संक्रमण के दौरान लंग्स में फ्लूइड भी जमा हो सकता है। यह फ्लूइड लंग्स की लाइनिंग और चेस्ट कैविटी के बीच में जमा होता है। यह एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरह के जमा फ्लूइड को निकालने के लिए या तो कैथेटर के द्वारा ड्रेन से आउट किया जाता है या फिर एक चेस्ट में ट्यूब डाल के उसे बाहर किया जाता है या फिर सर्जरी भी करनी जा सकती है। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उनमें एक है फ्लूइड बिल्डअप इन लंग्स, यानी कि लंग्स में फ्लूइड्स का जमा होना। जिस भी बैक्टीरिया के द्वारा आपको निमोनिया का संक्रमण हुआ है वह लंग्स में उपस्थित होता है और वह ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में कहीं भी जा सकता है, जिसके कारण आपके और भी ऑर्गन्स हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस कंडीशन को अलग अलग एंटीबायोटिक देके सही किया जा सकता है। लंग्स में पस जमा हो जाना भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इस जमा पस को ड्रेन के द्वारा बाहर निकाला जाता है या फिर कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। डायग्नोसिस की बात करें तो निमोनिया के संक्रमण को पता करने के लिए सबसे मेजर डायग्नोसिस है एक्सरे। एक्सरे में डॉक्टर इन्फ्लेमेशन के साइन चेस्ट में देखते हैं कि चेस्ट में कहाँ कहाँ सूजन है। एक्सरे के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन कहाँ पर है और कितनी मात्रा में वो शरीर में फैला हुआ है। ब्लड कल्चर दूसरा तरीका है निमोनिया के संक्रमण को पता करने के लिए। इस टेस्ट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि शरीर में निमोनिया का संक्रमण किसके द्वारा हुआ है। स्पटम कल्चर तीसरा तरीका है निमोनिया के संक्रमण को पता करने का। इस टेस्ट में म्यूकस के सैंपल को या जो हम कफ बाहर आता है उसके सैंपल को कलेक्ट करके लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि हमें किसके द्वारा निमोनिया का संक्रमण हुआ है। पल्स ऑक्सीमेट्री एक और टेस्ट है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बताता है। इसमें सेंसर को उंगलियों के बीच में सेट किया जाता है और वो लंग्स के बीच में मूव होने वाले ऑक्सीजन की अमाउंट को बताता है। सीटी स्कैन करके लंग्स का क्लियर पिक्चर मिल जाती है जिससे यह पता चल जाता है कि इन्फेक्शन लंग्स में किस लेवल तक पहुंचा है और डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। चेस्ट से फ्लूइड निकाल के डॉक्टर उस फ्लूइड का भी टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट कराने से यह पता चलता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन किसके द्वारा हुआ है, यानी उसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है या वायरस या फंगस जिम्मेदार है। यह टेस्ट तब किया जाता है जब मरीज हॉस्पिटल में लंबे समय तक एडमिट हो और एंटीबायोटिक्स पे सही ढंग से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तब इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ब्रोंकियोस्कोपी टेस्ट भी निमोनिया संक्रमण को पता करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में एक ट्यूब जिसमें कैमरा लगा होता है उसको बहुत ही आराम से गले से होते हुए लंग्स तक पहुंचाया जाता है। निमोनिया का ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है और प्रायोरिटी ये रहती है कि आपका इन्फेक्शन भी सही हो जाए और आपको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन का सामना भी ना करना पड़े। इसके लिए यह ज़रूरी होता है कि जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है उसको पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए और जब तक आप फुल्ली रिकवर्ड नहीं हो जाते हैं तब तक उस ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना होता है। अगर निमोनिया आपको बैक्टीरिया द्वारा हुआ है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ही लिखेंगे। निमोनिया के केस में अधिकतर डॉक्टर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो है क्लिंथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। इनका यूज़ किया जाता है। यह बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है तब तक आपको उसकी डोज़ लेनी है। आपको उसकी डोज़ तब भी नहीं छोड़नी है अगर आप अच्छा महसूस करने लगे हों। अगर आप अच्छा महसूस करने लगे हों तब भी आपको उसकी पूरी डोज़ जब तक कि डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया है तब तक लेना है। अगर आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रोक देते हैं तो इसके चांस ज़्यादा हैं कि आपका इन्फेक्शन फिर से आपकी बॉडी में राइज हो जाए, यानी फिर से उभरने लगे और
ये चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है अब वो आप पे असर ना करें। अगर आपको इन्फेक्शन वायरस द्वारा हुआ है तो यह ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल एंटीबायोटिक्स आप पे असर करें। इस केस में डॉक्टर आपको एंटीवायरल दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं और आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको उन दवाओं का डोज फिक्स किया जाता है। अगर आपको सिर्फ फीवर और कफ या खांसी की दिक्कत है तो आप उसे नॉर्मल दवाओं से भी सही करते हैं। फीवर को कंट्रोल करने के लिए आप एस्प्रिन या NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें अधिकतर आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन या एसिटामिनोफेन आती है, परंतु यह ध्यान रखना होता है कि बच्चों को एस्प्रिन नहीं दी जाती है। निमोनिया हो जाने पर फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि जो बलगम या कफ शरीर में जनरेट होता है वो लूज़ होता है और आसानी से बाहर आ जाता है। कफ मेडिसिन को बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना होता है। कफ का बाहर निकलना भी एक तरीका होता है इन्फेक्शन को शरीर से बाहर निकालने का। निमोनिया का संक्रमण हो जाने पर गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, गर्म पानी से ही नहाना चाहिए और ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके लंग्स के एयरवेज ओपन होते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्मोक या धुएं से दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपके लंग्स जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको सिगरेट तुरंत छोड़ देनी है, जिससे कि आप समय पर निमोनिया से रिकवर कर सकें। निमोनिया संक्रमण हो जाने पर जितना ज़्यादा हो सके उतना रेस्ट करना चाहिए। आपको अपने बेड पर ही रहना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। आपको निमोनिया के संक्रमण होने पर अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं करनी होती हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको तब तक नहीं करनी होती हैं जब तक कि आप पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेते हैं। अगर आपका निमोनिया ज़्यादा घातक होने लगता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है और इंट्रावेनस फ्लूइड या IV फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक का तुरंत यूज़ करना है, जैसा कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं क्या निमोनिया संक्रामक है। जी हाँ, निमोनिया बिल्कुल संक्रामक है। अगर आपको निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा हुआ है तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब हम खांसते हैं तो खांसने के साथ में जो ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं, अगर वो दूसरे व्यक्ति के सांस के द्वारा उसके फेफड़ों में जाती हैं तो चांस होता है कि आपको निमोनिया का संक्रमण हो जाए। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति निमोनिया का संक्रमण का शिकार हो। फंगस के द्वारा होने वाला निमोनिया कॉन्टेजियस या संक्रामक नहीं होता है, क्योंकि यह फंगस ज़मीन में पाए जाते हैं और इन्हें एयरबोर्न या इनहेल नहीं होते हैं, इसलिए यह पर्सन से पर्सन स्प्रेड नहीं होते हैं। अगर आपको निमोनिया है तो आप कब तक दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपको बैक्टीरियल निमोनिया है या फिर वायरल निमोनिया है। यदि आपको बैक्टीरियल निमोनिया है और आपको बुखार नहीं आ रहा है तो आपसे दूसरे व्यक्ति संक्रमित नहीं होंगे, या फिर आपने एंटीबायोटिक का सेवन करना शुरू कर दिया है तो इस अवस्था में भी संक्रमण के चांस कम हो जाते हैं। अगर आपको वायरल निमोनिया है तो आप तब तक दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं जब तक कि आप पूर्ण रूप से सही नहीं हो जाते हैं या फिर आपका फीवर कई दिनों से नहीं आ रहा हो। निमोनिया का संक्रमण कैसे फैलता है? निमोनिया का संक्रमण फैलने का मेन कारण है कि जब आप मरीज के पास पहुंचते हैं और मरीज खांसता है तो उसके खांसने के साथ जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति के सांस के द्वारा उसके लंग्स में जब पहुंच जाते हैं तो निमोनिया का संक्रमण शरीर में होने लगता है। आपको निमोनिया तब भी हो सकता है जब आप निमोनिया से संक्रमित व्यक्ति को छूते हैं। इस केस में उसके जर्म्स आपके हाथ पे आ जाते हैं और जब आप अपने हाथ को अपने मुंह या नाक से छूते हैं तो चांस होता है कि वो जर्म्स आपके नाक या मुंह से होते हुए आपके लंग्स में पहुंच जाएं और निमोनिया का संक्रमण आपके शरीर में कॉज कर दें। निमोनिया संक्रमण से प्रिवेंशन की बात करें तो निमोनिया को वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने के लिए 2 तरह की वैक्सीन आती हैं,
फ्लू की वैक्सीन की तरह ही बैक्टीरियल वैक्सीन भी हर तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कारगर नहीं होती हैं। बैक्टीरियल निमोनिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए 2 वैक्सीन आती हैं। पहला है न्यूमोवैक्स 23 और दूसरा है प्रिवनार 13, जो कि लगभग सभी बैक्टीरियल निमोनिया के केसेस में इफ़ेक्टिव होती हैं। न्यूमोवैक्स 23 लगभग 23 डिफरेंट टाइप के निमोकोकल बैक्टीरियाज के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। न्यूमोवैक्स 23 वैक्सीन सभी वयस्कों जिन्होंने अपनी उम्र 65 साल पूरी कर ली हो या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति या 2 साल से कम के बच्चों जिनमें कि निमोनिया के संक्रमण की आशंका ज़्यादा होती है उन्हें दी जाती है। प्रीवनार 13 जो कि 13 तरह के अलग अलग बैक्टीरिया इफ़ेक्टिव होती है, इसे भी सभी वयस्कों जिनकी उम्र 65 साल या उससे अधिक व्यक्तियों और 2 साल से कम बच्चों को दी जाती है। वायरस से होने वाले निमोनिया को रोकने के लिए फ्लू वैक्सीन या शॉट्स दिए जाते हैं, जो कि साल में बस एक बार ही दिया जाता है। बच्चों को फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। कभी कभी बचपन में ही फ्लू वैक्सीन लग जाने के कारण यह बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही केसेस में निमोनिया को रोकने में हेल्प करता है। और प्रिवेंशंस की बात करें तो स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करती हैं। अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का कोई फूड उठाते हैं या फिर किसी रेस्टरूम में जाते हैं या कहीं भी बाहर घूम के आते हैं तो आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। अगर आपके पास साबुन नहीं है तब फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। हेल्दी हैबिट आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है, जिसकी वजह से निमोनिया का संक्रमण होने का चांस कम हो जाता है। ऐसे लोगों के पास कम जाना चाहिए जो बीमार हों। अगर आप उनके पास जाएं तो पहले उनसे पूछ लें कि वो सही हैं कि नहीं। अगर वो ज़्यादा बीमार हैं तो उनके पास जाने से बचें। अगर आप किसी मरीज़ से मिलने जाते हैं तो फिर वहाँ रखी हुई किसी भी चीज़ को कोशिश करें कि ना छुएं। अगर आप किसी चीज़ को वहाँ छू लेते हैं तो अपने नाक मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चांसेस होते हैं कि जर्म्स आपके नाक या मुंह से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंच जाएं और आपको इन्फेक्टेड कर दें। अगर आपकी हेल्थ में किसी प्रकार की समस्या है तो कोशिश करके उसका अच्छे से इलाज करवाएं, क्योंकि अगर हेल्थ में समस्या ज़्यादा समय तक रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने से इन्फेक्शन होने के खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको निमोनिया के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। Baby